नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज़ायडस लाइफ साइंस के बारे में। ये स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है, कब चलेगा। अगर आपने होल्ड कर रखा है तो आपने होल्ड करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, या फिर अगर फ्रेश एंट्री बनती है तो कहाँ बनेगी। सारी चीज़ें बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे, फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों की बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं वीकली चार्ट से। तो प्रीवियस चार्ट हम देखते हैं तो स्टॉक में 2 बार हमें मेजर करेक्शन देखने को मिला है, यानी स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। डेली चार्ट में चलते हैं तो देखिए स्टॉक काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में था, उसके बाद अभी हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब ट्रेंड में जो है स्टॉक था, तो यहाँ पे स्टॉक ने करेक्शन दिया है, गैप अप ओपन होकर करेक्ट हुआ है। ये गैप फिल करना है स्टॉक, और गैप अप का रीज़न था कि जो 17 तारीख को कंपनी के रिजल्ट आए थे, तो क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट थे और नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हुए थे, इसलिए अगले दिन गैप अप देखने को मिला है। उसके बाद गैप फिल करने आया स्टॉक। गैप फिलिंग के बाद थोड़ा ज़्यादा करेक्शन हुआ है, बिकॉज जो है 4 तारीख को इलेक्शन डे रिजल्ट था, तो इलेक्शन डे रिजल्ट के दौरान जो है ये स्टॉक ने करेक्ट हुआ है और इसने अपना लो बनाया है। 936 का लो बना के स्टॉक वापस से ऊपर गया है। ये जो करेक्शन था इसको पूरा रिकवर कर दिया है स्टॉक ने। हायर हाई बना के स्टॉक ने जो है अपना जो लाइफ टाइम हाई लगाया है वो 1325 का लगाया है। उसके बाद यहाँ से स्टॉक ने जो है रिवर्सल लिया है और अभी स्टॉक में जो है करेक्शन देखने को मिल रहा है। करेक्शन के रीज़न की बात करेंगे, उससे पहले जो है लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी हमारे लिए, एक छोटी सी रेंज बनेगी 1028 से लेके 1053 की। इसमें जो स्टॉक के काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स कवर हो रही है। यहाँ पे रेस्टिंग और सपोर्ट भी रहा है और अभी भी स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ से स्टॉक अगर नीचे टूटता है तो जो इसका सपोर्ट रहेगा वो ये वाला रहेगा 936 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसके नीचे जाना स्टॉक के लिए मुश्किल है, क्योंकि दूर तक हमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है बट वो काफ़ी दूर हो जाएगा, और कंपनी की जो मार्केट कैप है वो काफ़ी बड़ा है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो इसलिए इसका जो है टूटना थोड़ा मुश्किल है। ज़्यादा बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी जो है ज़्यादा करेक्ट होते नहीं है इनके स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ से अगर नीचे जाता भी है तो यहाँ से स्टॉक जो है बाउंस बैक कर सकता है, और यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो यहाँ पे देखिए गैप जो है, इस गैप को आधा फिल कर दिया है स्टॉक ने। तो काफ़ी गैप्स ऐसे होते हैं जो पूरे फिल नहीं होते हैं, आधे ही फिल होते हैं। तो हो सकता है ये गैप फिलिंग का ट्रेड हो, या फिर जनरली भी स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगर जनरली स्टॉक ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट रहेगा लाइफ टाइम हाई का। यहाँ से अगर करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे जाता है तो 23% की टारगेट होगा। 23% की रिटर्न अगर 1-2 महीने की मिलती है तो काफ़ी अच्छी रिटर्न रहेंगे हमारे लिए। तो यहाँ से अगर आपको देखना होगा, क्योंकि जो गैप है, गैप काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से स्टॉक रिवर्सल लेता दिख सकता है हमें। अगर यहाँ से भी ऊपर स्टॉक करता है तो हमें लाइफ टाइम हाई का टारगेट मिलेगा। तो अभी करेक्शन के रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो 26 तारीख को न्यूज़ आई थी कि ज़ायडस लाइफ साइंस ने 550 करोड़ रुपए की डील से 50% स्टेक स्टर्लिंग बायोटेक में बाई किया है। 50% स्टेक इन्होंने बाई किया है इसमें, जो कि 550 करोड़ रुपए की डील हुई है। स्टर्लिंग बायोटेक के जो ऑनर है परफेक्ट है, इनसे बाई किया है। तो अभी 50% स्टेक ज़ायडस लाइसेंस के पास है और 50% परफेक्ट के पास है। यानी ये जो कंपनी है स्टर्लिंग बायोटेक, ये जॉइंट वेंचर की तरह इन दोनों के बीच काम करेगी। इस एक्विजिशन से क्या बेनिफिट्स होंगे कंपनी को, क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, ये हमें लॉन्ग टर्म में पता चलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी पता नहीं चल पाएगा। इसके अलावा जो कंपनी के जो स्टॉक के गिरने का मेन रीज़न है वो ये है कि जो तेवा कंपनी है इनको यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल गया है एस्कॉल एचडी जेनरिक बनाने का, जो कि अप्रूवल पहले ज़ायडस लाइसेंस के पास था। तो अभी ये जो अप्रूवल है ये तेवा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के पास चला गया है। ये जो प्रोडक्ट है एस्कॉल एचडी जेनरिक, इससे ज़ायडस लाइसेंस को 3 से 4% का रेवेन्यू होता था। हालांकि रेवेन्यू ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जो एबिटा में कंट्रीब्यूशन है वो 8 से 10% का है इसी प्रोडक्ट से। अब ये रेवेन्यू में और प्रॉफिट्स में थोड़ा डिफरेंस लिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फार्मा कंपनीज़ के लिए। ये जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है बेसिकली, क्योंकि जो ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं उनकी एक तरह से कॉपीज़ होती है, इसलिए इनको बनाने का खर्चा भी कम पड़ता है। जो रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा है वो ऑलरेडी ब्रांडेड ड्रग्स के ऊपर हो चुका है, तो ये उनकी एक तरह से कॉपीज़ है, इनकी एक अल्टरनेटिव है। तो रिसर्च डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। जो खर्चा होता है वो बेसिकली होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, रेगुलेटरी अप्रूवल में और मैन्युफैक्चरिंग में। और उसके अलावा ये जो प्रोडक्ट्स है ये चीप कॉस्ट पे भी जो है अवेलेबल हो जाती है, इसलिए इनकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। तो कस्टमर के लिए और कंपनी के लिए दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, इनको बनाने की कॉस्ट भी कम रहती है, और लॉन्ग टर्म में भी जो है ये प्रोडक्ट्स काफ़ी हाई मार्जिन पे जो है सेल होते हैं। तो अब इसलिए जो 3 से 4% का रेवेन्यू कंपनी के टोटल रेवेन्यू से घटेगा और 8 से 10% का जो एबिटा घटेगा, इससे काफ़ी इम्पैक्ट दिखने वाला है कंपनी को आने वाले समय में। इसके अलावा जो इस प्रोडक्ट से कंपनी का जो रेवेन्यू डाउन होगा 40 से 50% होगा। बिकॉज अब बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि 40-50% पूरा रेवेन्यू डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ इसी प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू उसमें से 40-50% डाउन हो जाएगा।
एंड 40-50% इसलिए होगा क्योंकि कंपनी का जो ग्लोबल प्रेजेंस है उसमें यूएस काफ़ी बड़ा है। यूएस से इनका 42% का रेवेन्यू आता है और बाकी 33% इंडिया से आता है। तो इस प्रोडक्ट का जो यूएसएफटी से जो अप्रूवल डिनाई हुआ है, तो इतना रेवेन्यू इस प्रोडक्ट का जो है कम हो जाएगा। तो यानी कि जो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, यानी इसका जो इस साल का रेवेन्यू रहा है 2024 का 19,547, इसमें से अगर 3% का रेवेन्यू घट जाएगा जो कि होगा 586 करोड़, तो जो रेवेन्यू बचेगा वो बचेगा 18,961 करोड़। 2023 से हालांकि फिर भी ज़्यादा होगा, बट 2024 से कम होगा, तो इसलिए हमको जो है थोड़ा करेक्शन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जो एबिटा है यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,384 करोड़ का है। इसमें से अगर 8% का जो रेवेन्यू जो प्रॉफिट है वो घट जाएगा जो कि होगा 430 करोड़, तो 4,954 के आसपास जो है देखने को मिल सकता है हमें नेट प्रॉफिट। अब कंपनी के पास जो ऑप्शन बचता है वो ये बचता है कि जो सेल्स है कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स है उनको बढ़ाए, उनसे मार्जिन बढ़ाए, तो जो है कंपनी अपने प्रॉफिट्स को और अपने रेवेन्यू को सस्टेन कर सकती है। वरना हमें जो है कंपनी में आने वाले समय में लॉस देखने को मिल सकता है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, बट इस प्रोडक्ट से मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमको थोड़ा इफेक्ट तो जरूर देखने को मिलेगा, बिकॉज इस प्रोडक्ट से मार्जिन काफ़ी अच्छे मिलते थे कंपनी को। इसके अलावा 12% की अर्निंग के साथ CAGR जो है इनका रहेगा 2024 से 2026 के बीच में। तो CAGR अभी भी 12% की अर्निंग से ग्रो होगा इस प्रोडक्ट को निकालने के बाद भी, ठीक है। तो यानी रेवेन्यू जो है और प्रॉफिट जो है बाकी प्रोडक्ट से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करते हैं तो 1,08,266 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशो 26 का है, इंडस्ट्री पी 37 का है। तो स्टॉक में जो हमें अनएक्सपेक्टेडली जो करेक्शन देखने को मिला है इसकी वजह से वैल्यूशन कम हो गई है, यानी स्टॉक हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। बुक वैल्यू 5.4 की है। रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, ROC 22.3% का है एंड ROE जो है 20.7% का है। डेट फ्री कंपनी है ये, 0.04 का डेट है। और कंपनी के बिजनेस की अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये। इंडिया में ये 33% जो एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, यूएस में 40% एक्सपोर्ट करती है। उसके अलावा जो बाकी रीजन है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया एशिया में इंडिया को छोड़ के बाकी कंट्रीज वहाँ पे 10%। यूरोप और अदर इंटरनेशनल रीजन्स में जो है कंपनी 5% का कंट्रीब्यूशन करती है। उसके अलावा जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है उसमें कंज्यूमर वेलनेस है, जिसमें कि हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट्स, इनमें इनसे 5% का रेवेन्यू है। APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इनसे 3% का रेवेन्यू आता है कंपनी का। पेयर्स की बात करते हैं तो जाइडस लाइफ साइंस डेट फ्री कंपनी है। पी रेशियो भी काफ़ी कम चल रहा है पेयर्स के साथ कंपेयर करें तो। ओपीएम भी अच्छा दे रही है कंपनी, 28.93% का। बुक वैल्यू एवरेज है 5.4 की और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे रहे। 6,208 करोड़ का रेवेन्यू, 2,084 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और जो ओपीएम है वो काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है, 29% से 34% पे आ गया है। 5% से ओपीएम जो है एक क्वार्टर में बढ़ा है। जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट है, 1,482 करोड़ के। सितंबर 2021 में 3,012 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, बिकॉज इस क्वार्टर में जो है अदर इनकम ज़्यादा आई थी एक्सेप्शनल आइटम में, 2,390 करोड़ की। तो ये अदर इनकम इसी क्वार्टर की नहीं थी, हो सकता है कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी सेल करी हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट जो है अपनी सेल करी हो उस वजह से। इसके अलावा ईयरली बेसिस पे भी देखिए तो हाईएस्ट रेवेन्यू रहा है 19,547 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,384 करोड़, 28% का ओपीएम रहा है जो कि हाईएस्ट ओपीएम रहा है इस बार का। और नेट प्रॉफिट 3,973 करोड़ के रहे। 4,618 करोड़ थे 2022 में, बिकॉज ये जो है अदर इनकम की वजह से इस साल के नेट प्रॉफिट हाईएस्ट रहे थे। अदरवाइज आप ऑपरेटिव प्रॉफिट के साथ कंपेयर करें तो हाईएस्ट जो है एबिटा रहा है इनका। इसके अलावा ये उससे इस क्वार्टर में जो इस साल जो है 588 करोड़ का लॉस हुआ था अदर इनकम में, एक्सेप्शनल आइटम में, यानी इसी साल के लिए ये लॉस था। तो अभी 3% से रेवेन्यू घटेंगे तो कंपनी अगर बाकी प्रोडक्ट्स को अपने सस्टेन करके चलती है, उनसे अपना मार्जिन और अपने उन प्रोडक्ट्स में अच्छी जो है नीच बनाती है, स्पेशली यूएस मार्केट में, तो कंपनी के फाइनेंशियल हमें उतने ज़्यादा खराब होते हुए नहीं दिखेंगे। या तो हो सकता है इस साल के बराबर ही जो है हमें फाइनेंशियल अगले साल देखने को मिले। अदरवाइज़ कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी है तो मैनेजमेंट कुछ ना कुछ तो देखेगी कि कैसे ये अपने जो है प्रॉफिट्स को मेंटेन करके रख सकती है। रिजल्ट्स की बात करते हैं तो देखिए 2020 में 10,273 करोड़ की रिजर्व्स थे और बोरोइंग 7,986 करोड़ की थी, यानी कि 1.25 का जो है डेट टू इक्विटी रेशो चल रहा था। अभी कंपनी ने अपना डेट पूरा खत्म कर दिया है, 804 करोड़ पे है, और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे कर दिए, 19,729 करोड़ के। तो यानी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की। कैपेक्स में भी जो है 2,430 करोड़ रुपया लगा हुआ है।
और अभी का जो डेट है वो आपने देखा 0.04 का है। रेशियोज़ की बात करते हैं तो जो आरओसी है वो भी अच्छा रहता है कंपनी का। इस साल का आरओसी रहा है 22% का। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स है 74.98%, एफ आई आई 5.59% एंड डी आई एस है 12.56%। पब्लिक ओनली 6.81% की है। तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, रिटेलर्स बहुत कम है कंपनी में, फाइनेंशियल्स अच्छी है, बैलेंस शीट भी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, रेवेन्यू इंप्रूव हो रहे हैं। बट जो है रेवेन्यू का जो ये न्यूज़ है इस वजह से जो है स्टॉक काफ़ी थोड़ा गिर गया है। इसके अलावा लार्ज कैप कंपनी है तो आप सेफली इसमें जो बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक अगर टूटेगा तो बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, आप एवरेज भी कर सकते हैं किसी अच्छे लेवल पे। बाकी ज़्यादा टूटना तो मुश्किल है स्टॉक के लिए। तो रेशियोज़ की भी अच्छी बात करें तो वो अच्छा है। तो सारी चीज़ें कंपनी में अच्छी है, बट आने वाले टाइम में जो है आपको थोड़ा ट्रैक करके चलना होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट जैसे आएंगे क्वार्टरली बेसिस पे तो थोड़े रेवेन्यू डाउन हो सकते हैं। या तो कंपनी अपने अदर प्रोडक्ट्स को जो है उनको मैनेज करके चले, तो सस्टेन करके चले, उनमें अपना रेवेन्यू बढ़ाएगी तो हमें नेट प्रॉफिट सस्टेन होते हुए देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए या कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।